हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद माया मैम। आज हम रीड लैंग्वेज 2 के जो दूसरा टॉपिक है हमारा एलजी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सोनेट के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूं और मेरा वादा है आपसे, सोनेट हो या एलजी, कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन इनसे बाहर आने वाला नहीं है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे के वीडियोस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एलजी। तो सबसे पहले हम एलजी होता क्या है। एलजी एक्चुअली किसी के मर जाने पर उसके शोक में, उसके विलाप में, दुख में लिखा गया एक गीत या यूं कहिए एक कविता है, एक सैड सॉन्ग है और इसे ही हम कहते हैं एलजी। जब कोई मर जाता है तो बहुत गहरे दुख के साथ, बहुत गहरे आघात के साथ, बहुत हाई क्लास इमोशन के साथ अगर कोई पोएम बनाई जाती है, अगर कोई सॉन्ग बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एलजी। तो रिटर्न ऑन समवन्स डेथ, बेसिकली डेथ पर ही लिखा जाता है। बाकी आजकल एलजी किसी के बिछुड़ने पर भी लिखी जा सकती है या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके काटने पर या एक्सट्रीम जो दुख होता है उन पर भी लिखी जा रही है। लेकिन अगर हमें बेस में पूछा जाए कि वास्तव में एलजी जो है वो क्यों लिखी जाती है, तो वो किसी खास की मृत्यु पर एक शोक गीत या एक विलाप गीत लिखा जाता है, उसे एलजी कहते हैं। फिर दूसरी बात आती है ओरिजिन। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ये कहाँ की है, सबसे पहले कहाँ लिखी गई। तो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये ग्रीक में लिखी गई। कहाँ लिखी गई? ग्रीक में, ग्रीस में लिखी गई, सॉरी ग्रीस में लिखी गई, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई। तो ग्रीक वर्ड है जो था इलेगोस। एक ग्रीक वर्ड क्या था? इलेगोस, और जिसका मतलब होता है सैड सॉन्ग। इलेगोस का मतलब ही होता है सैड सॉन्ग। तो इलेगोस वर्ड से ये उत्पन्न हुई है, एलजी वर्ड इलेगोस से उत्पन्न हुआ है और इस इलेगोस का मतलब होता है अ सैड सॉन्ग। थर्ड आता है पोएट टेल्स अबाउट हिज इमोशंस। इसके अंदर क्योंकि ये दुख में लिखी जाती है, क्योंकि ये किसी खास के मर जाने पर लिखी जाती है, इसलिए वहां पर जब ये पोएम लिखी जाती है तो उसके इमोशंस बहुत हाई या एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं और इतने हाई इमोशंस पर लिखी जाने की वजह से ही ये दुख भरा गीत, उसमें इमोशंस डाले जाते हैं, इमोशंस अपने आप यूं कहिए पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए ये अच्छी रचना बन जाती है। तो पोइट टेल्स अबाउट, बेसिकली इसमें जो पोइट होता है, जो रचनाकार होता है, जो कवि होता है, जो सॉन्ग को लिखने वाला होता है, वो अपने इमोशंस को उसमें प्रकट करता है, अपने इमोशंस को उसमें लेकर आता है, अपने दुख को इमोशंस के जरिए बताता है। जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, ये जनरली फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन आपने ग्रामर में पढ़े होंगे, तो वो फर्स्ट पर्सन में ही लिखी जाती है हमेशा, जिसमें आई वी इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो जनरली रिटन इन फर्स्ट पर्सन। फिर रिटन इन बैलेड फॉर्म, ये बैलेड फॉर्म में लिखी जाती है। जिस तरह से एक कहानी कही जाती है उसी तरीके से, एक लंबी कहानी कही जाती है उसी तरीके से इसको बैलेड फॉर्म में लिखा जाता है। फिर इसका थीम क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो थीम है वो दुख होता है। मेनली इसका थीम क्या है? दुख। अपने दुख को, एक्सट्रीम लेवल के दुख को जब व्यक्त किया जाता है तो वही इसका थीम है, वही इसका विषय वस्तु है। थीम क्या है? सोरोफुल। सोरोफुल इसका थीम है, सोरोफुल, मेलनकली और ग्लूमी। मतलब दुख से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो सब एलजी के लिए यूज हो जाते हैं। एलजी में थीम दुख कहिए, सैडनेस कहिए, ग्लूमीनेस कहिए, सोरो कहिए, ये सारे वर्ड, मेलनकली कहिए या फिर और भी कोई वर्ड यूज कर लीजिए जिनका मीनिंग हो जाता है दुख, वो सारे के सारे वर्ड एलजी के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हम क्या समझे? एलजी बेसिकली किसी डेथ के ऊपर लिखी जाती है। नंबर 2, बैलेड फॉर्म में लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक वर्ड इलेगोस से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है सैड सॉन्ग। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है और इसका मेन जो थीम होता है, विषय वस्तु होती है, वो है दुख, सैडनेस, सोरोफुलनेस, मेलनकली एटसेट्रा। आइए जान लेते हैं एलजी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट। एलजी रिकॉग्नाइज्ड इन 16th सेंचुरी। एलजी कब इमर्ज हुई? एलजी कब सबसे पहले जब लिखी गई तो कब लिखी गई? वो लिखी गई थी 16th सेंचुरी में। कब लिखी गई थी? 16th सेंचुरी में। बट पॉपुलराइज्ड इन 18th सेंचुरी, लेकिन वो पॉपुलर हुई 18th सेंचुरी में आकर। मतलब एलजी नाम की कोई चीज होती है, कोई पोम होती है, कोई सेट सॉन्ग होता है, ये लिखा तो 2 सदियों पहले जा चुका था, 2 शताब्दियों पहले जा चुका था, लेकिन ये रिकॉग्नाइज कब हुई?
18वीं सदी में। ठीक है, एलिजी, एलिजी को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? एलिजी को डीर्ज भी कहा जा सकता है, कभी कभी लेमेंटेशन कहा जा सकता है, फ्यूनरल सॉन्ग कहा जा सकता है। फ्यूनरल सॉन्ग होता है जब चिता पर कोई गीत गाया जाता है, दैट इज फ्यूनरल सॉन्ग, चिता जल रही होता। और लेमेंटेशन अति दुख को व्यक्त करना, लेमेंटेशन दुख को व्यक्त करना, लेमेंटेशन। और डीर्ज भी एक तरह से दुख या सैड सॉन्ग ही है। तो एलिजी को इन नामों से भी पुकारा जा सकता है, या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीर्ज एलिजी के पास वाला वर्ड कोई बताए तो वो डीर्ज, लेमेंटेशन, फ्यूनरल सॉन्ग, सोरोफुल सॉन्ग, सैड सॉन्ग, मोनोटोनस सॉन्ग या लेमेंटेशन सॉन्ग, ये हो सकते हैं। फिर फ्रेंच में एलिजी को एलिजी बोला जाता था, जिसकी स्पेलिंग थी ELEGIE। फिर लैटिन में ELEGIA, एलिजिया। और ग्रीक में एलिजिया, ELEGEIA। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लैटिन में ELEGIA था, जबकि ELEGEIA ये ग्रीक में है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं या तो इलेजिया या फिर इलेगोस, दोनों वर्ड है जो कि इसकी इमर्ज या इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या इसकी ओरिजिन के लिए जाने जाते हैं कि इलेगोस वर्ड से एलिजी उत्पन्न हुई, या यूं भी कभी कभी पूछा जा सकता है दूसरा वर्ड अगर ये आ जाए कि ELEGEIA, तब भी ये करेक्ट ही होगा। तो आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हो आपके पास वो चूज कर सकते हैं। क्लासिकल और एंशिएंट एलिजी was based on structure। ये महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो क्लासिकल एलिजी थी, जो कि पुरानी लोग जो एलिजी लिखा करते थे, क्लासिकल या एंशिएंट लोग लिखा करते थे, वो एलिजी किस पर बेस्ड होती थी? वो थी स्ट्रक्चर पर। किस पर बेस्ड होती थी? स्ट्रक्चर पर। वो बेसिकली कोई मर जाता था या उसी के ऊपर लिखी जाती थी, उसका स्ट्रक्चर होता था एक फिक्स। While modern एलिजी is based on theme और सब्जेक्ट मैटर, जबकि जो मॉडर्न यानी आज की एलिजी जब लिखी जाती है वो थीम पर या सब्जेक्ट मैटर पर लिखी जाती है। कोई थीम उठा लिया जाता है जो दुख भरा थीम हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो किसी डेथ पर ही हो। वो डेथ किसी की भी हो सकती है, फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई, जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि पेड़ काटने के ऊपर भी दुख में लिखा गया सॉन्ग हो सकता है, प्रकृति का हास हो उसके लिए भी लिखा गया सॉन्ग हो सकता है। तो ये मॉडर्न एलिजी के बारे में है। पुरानी एलिजी सिर्फ किसी की डेथ के ऊपर ही लिखी जाती थी। तो डिफरेंस है कि पुरानी एलिजी, क्लासिकल एलिजी स्ट्रक्चर बेस्ड थी, जबकि मॉडर्न एलिजी थीम कहिए या सब्जेक्ट मैटर बेस्ड है। मॉडर्न एलिजी नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। मॉडर्न एलिजी में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, नहीं कोई तुकबंदी होती है, राइमिंग स्कीम होती है, मीटर भी नहीं होता है। इट इज बेस्ड ऑन इमोशंस। ये कंप्लीटली इमोशंस पर बेस्ड होती है। ये कब? मॉडर्न एलिजी। क्लासिकल एलिजी स्ट्रक्चर बेस्ड, मॉडर्न एलिजी थीम और सब्जेक्ट मैटर बेस्ड एंड इमोशन बेस्ड। इट हैज नो एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, राइम और मीटर। तो कोई स्पेसिफिक राइम, मीटर, स्ट्रक्चर नहीं होता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एलिजी के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं, चाहे ये हो जाए या ये हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि जो एंशिएंट एलिजी है उसका तो मीटर और स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती थी, लेकिन जो मॉडर्न एलिजीज जो है उसका कोई मीटर नहीं होता है। तो जो एंशिएंट एलिजी थी उनका मीटर क्या था? ग्रीक और रोमन जो एलिजीज होती थी वो एल्जाइक मीटर कहलाता है। उसको जो मीटर, जिस मीटर में लिखी जाती है वो एल्जाइक मीटर कौन सा था? अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर लाइंस में लिखी जाती है और इसीलिए इसको बैलेड फॉर्म में लिखी गई एलिजी बोलते हैं। तो हेक्सामीटर और पेंटामीटर क्या है? हेक्सामीटर और पेंटामीटर कुछ पर्टिकुलर लाइंस के अंदर लिखी हुई एलिजी होती है। और ये मैं सोनेट के अंदर बता चुकी हूँ कि मीटर कौन कौन से होते हैं और मीटर किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं मीटर को, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ हेक्सामीटर और पेंटामीटर पर ही छोड़ती हूँ कि अल्टरनेटिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर में ये एलिजीज लिखी जाती थी। ग्रीक और रोमन्स इसमें लिखते थे
और अब ये अल्टरनेटिंग क्या है? अल्टरनेटिंग का मतलब है एक जो पैराग्राफ होता था वो हेक्सामीटर में और दूसरा जो होता था वो पेंटामीटर में लिखा जाता था। तो एक हेक्सामीटर, दूसरा पेंटामीटर, फिर हेक्सामीटर, फिर पेंटामीटर, इस तरह से अल्टरनेट लिखा जाता था। तो इसीलिए अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा मीटर यूज किया जाता था, तो अल्टरनेटिंग, हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो ग्रीक और रोमन है ना, तो वो भी एंशिएंट और क्लासिकल एलजीज के बारे में। आइए अब जान लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एलजी के बारे में। एलजी के भी कोई टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एलजी तीन तरह की होती है, पर्सनल एलजी, पब्लिक एलजी और पेस्टोरल एलजी। पर्सनल एलजी क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि किसी पर्सनल लॉस पर जब कोई पर्सनल यानी कि कोई खास, किसी व्यक्ति का कोई खास खो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है, तब जो एलजी लिखी जाती है उससे हम कहते हैं पर्सनल एलजी। समवन हूम कोई न्यू, वह व्यक्ति या वह जानवर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, जिसको कोई जानता है या जानता था, एंड केयर्ड फॉर, और जिसके बारे में वो चिंता करता था, यानी उसका कोई खास, तो उसके डेथ पर, उसके लॉस पर अगर कोई एलजी लिखी जाती है तो उसे हम कहते हैं पर्सनल एलजी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसको A.L. टेनिसन भी बोला जाता है, उसने लिखी थी पर्सनल लॉस पर इन मेमोरम ऑफ AHH, इन मेमोरियम ऑफ AHH, ये एलजी लिखी गई थी। इन एलजीज के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि पर्सनल एलजी क्या है, तो लॉर्ड टेनिसन की इन मेमोरियम ऑफ AHH। फिर दूसरी आती है पब्लिक एलजी, नाम से स्पष्ट है, पब्लिक लॉस, जो कि ऐसा फिगर हो जो पब्लिकली बहुत फेमस हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पब्लिक फिगर हो, और उसकी जब डेथ हो जाती है उसके ऊपर पब्लिकली या कोई इंसान पब्लिक की तरफ से कोई एलजी लिखता है तो उसे हम कहते हैं पब्लिक एलजी। ऑन द लॉस ऑफ पब्लिक फिगर, पब्लिक फिगर की लॉस पर किसने लिखी? ये Y.H. ओडन, सॉरी W.H. ओडन, यानी कि विस्टन ह्यूज ओडन ने ये एलजी लिखी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है W.H. ओडन। इसने लिखी थी इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, W.B. ईट्स के मर जाने पर, उसकी डेथ हो जाने पर, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, आगे जानेंगे। उस पर जो एलजी लिखी थी W.H. ओडन ने, वो एलजी पब्लिक एलजी है। फिर आती है थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलजी है, ये है पेस्टोरल एलजी। पेस्टोरल एलजी क्या होती है? पेस्टोरल एलजी बेसिकली गांव से रिलेटेड है, गडरिये से रिलेटेड है, भेड़ों से रिलेटेड है। यूँ कहा जाता है कि पास्ट में जब दो दोस्त थे, दो या तीन फ्रेंड थे, तो वो भेड़े चराते थे, अपनी शीप चराते थे। तो चराते चराते उनमें से एक जो गडरिया था, जिसको इंग्लिश में पास्टरल कहते हैं, उसकी डेथ हो गई थी, सॉरी, जिसको इंग्लिश में शेफर्ड कहते हैं, उसकी डेथ हो गई थी। और उसकी डेथ पर जो दूसरे फ्रेंड ने जब एलजी लिखी तो उसको पेस्टोरल एलजी, पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण चित्रण एक तरह से, तो गांव का चित्रण होता है इसमें। तो पेस्टोरल एलजी, पेस्टोरल एलिमेंट लाइक शेफर्ड, नेचर, शीप, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो पेस्टोरल एलजी गांव से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, गडरिये से रिलेटेड, शेफर्ड से रिलेटेड, शीप से रिलेटेड, उनकी डेथ पर अगर कोई एलजी लिखी जाती है तो उसको हम कहते हैं पेस्टोरल एलजी। किसने लिखी? जॉन मिल्टन की फेमस एलजी है लिसिडस, और ये बहुत ही फेमस एलजी है जॉन मिल्टन की, जो लिखी गई थी लिसिडस। तो इस तरह से हमने जाना कि एलजी के तीन टाइप है मेनली, पर्सनल एलजी, पब्लिक एलजी और पेस्टोरल, जिसमें पेस्टोरल एलजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एलजी के बारे में और कौन कौन सी एलजीज हैं। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए कि जो एलजी होती है वो टाइप्स हमने देख लिए, लेकिन कुछ अलग अलग टाइप की एलजी होती है जिन्हें कभी एक आदमी के द्वारा गाया जाता है, कभी दो के द्वारा, कभी तीन के द्वारा, तो उनको क्या बोलते हैं? मोनोडी, जैसे कि नाम से मोनो कभी भी एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो उसे मोनो कहते हैं। तो मोनोडी, अ सॉन्ग फॉर वन वॉइस, एक इंसान जब किसी सॉन्ग को, किसी एलजी को गाता है, किसी सैड सॉन्ग को गाता है, तब उसे कहा जाता है मोनोडी। और एग्जाम्पल देखें तो लिसिडस और एडोनिस दोनों ही क्या है? मोनोडी है। फिर दूसरा थ्रेनोडी, थ्री लोगों के द्वारा गाया गया, अ सॉन्ग सung बाय 3 पर्सन, 3 लोगों के द्वारा गाया गया सॉन्ग जो होता है उसे हम कहते हैं थ्रेनोडी। ये भी एलजी का ही एक रूप है, और ये कोरस में गाया जाता है, एक साथ मिलकर 3 जने इसको गाते हैं, ये है थ्रेनोडी। एग्जाम्पल देखें तो इन मेमोरम ऑफ
AHH। फिर है डीड्स, इन मेमोरम HAHH। डीड्स, डीड्स जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, ये भी एलिजी का ही एक रूप है, लेकिन ये एक फ्यूनरल सॉन्ग है, ये चिता पर गाया गया सॉन्ग है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डीड्स। अगर डीड्स को डिस्क्राइब करना हो तो चिता पर गाया हुआ एक सॉन्ग, तो उसे हम कहते हैं फ्यूनरल सॉन्ग, और उसे हम कहते हैं डीड्स। और एक और चीज है, वो है यूलोजी। यूलोजी ध्यान रहे, स्पेशली बोल रहे हैं यूलोजी, भले ही इनके जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन यूलोजी एक एलिजी नहीं है। यूलोजी किसी की तारीफ में गाया गया गीत होता है, रिटन इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की तारीफ में लिखा गया या गाया गया सॉन्ग, उसको हम कहते हैं यूलोजी। ये मुझे याद आ गया तो बताना जरूरी है कि यूलोजी एलिजी नहीं होता है, लेकिन ये किसी की तारीफ में गाया गया सॉन्ग होता है। जब क्वेश्चन में ऑप्शंस दे दिए जाते हैं तब इन सब के साथ यूलोजी भी दे दिया जाता है, जो कि एक एलिजी नहीं है। ध्यान रहे, ये एलिजी नहीं है, ये तारीफ में गाया हुआ सॉन्ग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मोनोडी, थ्रेनोडी, डीड्स और यूलोजी में क्या अंतर है। आइए अब जान लेते हैं कुछ स्पेशल फेमस एलिजीज के बारे में, जो कि रीट का एग्जाम हो या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें एलिजीज के बारे में पूछा जाता है। तो ये फेमस एलिजीज है, इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आती है एलिजी एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल जो एलिजी है वो लिखी गई थी 1595 में, 1595 में लिखी गई थी, और माना जाता है कि ये फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी थी जो इंग्लिश में लिखी गई थी। कौन सी? फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी। ये लिखी थी एडमंड स्पेंसर ने। किसने लिखी थी? एडमंड स्पेंसर ने। और ये लिखी थी फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर। जब फिलिप सिडनी की डेथ हो गई, मर गया, तब एडमंड स्पेंसर ने ये एलिजी लिखी जिसका नाम था एस्ट्रोफेल। और कब लिखी थी ये? 1595 में। स्पेशल क्या है इसके बारे में? इंग्लिश में लिखी जाने वाली ये फर्स्ट पेस्टोरल एलिजी है। दूसरा नंबर आता है लिसिडस का। लिसिडस जो एलिजी है वो लिखी थी जॉन मिल्टन ने। किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन ने। और ये भी पेस्टोरल एलिजी ही है। ये लिखी गई थी 1638 में। 1638 में एलिजी लिखी गई थी किंग एडवर्ड। नाम याद रखना, किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड कौन था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जॉन मिल्टन के साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, किंग एडवर्ड उसका नाम था। वो दोनों फ्रेंड थे। और किंग एडवर्ड का एक जहाज की यात्रा के दौरान, जहाज के टूट जाने से, उसके क्रैश हो जाने से, जिसको शिप रैकमेंट कहते हैं, शिप रैक हो जाने की वजह से वो डूब गया, वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। कौन? किंग एडवर्ड। और उसकी याद में या उसके दुख पर, उसके शोक पर जॉन मिल्टन ने जो एलिजी लिखी वो थी लिसिडस एलिजी। क्या थी? लिसिडस एलिजी। कब लिखी गई? 1638 में। तो स्पेशल था कि किंग एडवर्ड की डेथ पर, जो कि एक शिप रैकमेंट में डेथ हो गई थी, उस पर लिखी गई थी। दोनों ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड थे। तो ये है लिसिडस, सॉरी किंग एडवर्ड ना होके एडवर्ड किंग, किंग को पीछे लिखना है। तो एडवर्ड किंग की याद में ये लिखा गया था। फिर नेक्स्ट आता है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड ये बहुत ही फेमस एलिजी है, और ये लिखी है थॉमस ग्रे ने, और ये पब्लिश हुई थी 1751 में। कब पब्लिश हुई थी? 1751 में। बहुत ही फेमस, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे ने लिखी थी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारा ये पोइट है थॉमस ग्रे, ये अपने आप को, ये पाता है अपने आप को एक ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड यानी कि जो अंग्रेजों का जो कब्रिस्तान होता है, वहां पर, जहाँ पर लाशें दफनाई जाती है, तो वहाँ ग्रेवयार्ड में ये खड़ा है। और वहाँ पर क्या देखता है कि बहुत सारी वहाँ पर ग्रेव बनी हुई है, बहुत सारे कब्रें वहाँ पर बनी हुई है। तो किसी के ऊपर मेमोरियम बना, मेमोरी के हिसाब से वो मेमोरियम बनाते हैं, मोमेंटो बनाया गया है, किसी के ऊपर नहीं बनाया गया है ना। तो इसको लगता है कि जो फेमस है उनकी मेमोरी में तो कुछ किया जाता है, लेकिन जो कॉमन फोक है, कॉमन लोग हैं, उनकी मेमोरी के लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो किसी किसी ग्रेव यार्ड पर नहीं बनाया गया है। तो ये कहता है कि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो,
अल्टीमेटली डेथ सबके ऊपर आनी ही आनी है, अंत में डेथ सबको आनी ही आनी है। तो ये एलजी थॉमस ग्रे ने लिखी थी और ये लिखी थी एक कंट्री चर्च यार्ड या कह सकते हैं कि ग्रेव यार्ड में, कब्रिस्तान में उसने देखा था। जब वहाँ का सीन देखा था तब उसको लगा था कि चाहे फेमस हो या ना हो, सबको एक डेथ तो आनी ही आनी है। तो ये थी थॉमस ग्रे की एलजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड। अच्छा, इसके अलावा ये जो एलजी लिखी गई थी, ये जो गांव था जिसमें ग्रेवयार्ड बना हुआ था, उस गांव का नाम था स्टोक पोजेस, STOKE, स्टोक POSES। ये गांव का नाम है, ध्यान रखिएगा। विलेज कौन सा था? स्टोक पोजेस। ये गांव था जिसमें लिखी थी एलजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड। किसने लिखी? थॉमस ग्रे ने लिखी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन मेमोरम AHH। ये एलजी भी बहुत फेमस है और ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी ये एलजी इन मेमोरम ऑफ AHH। फिर बात करते हैं एडोनिस की। एडोनिस जो एलजी है वो लिखी PB शेली ने, जिसका पूरा नाम है पर्सी बेसी शेली। क्या नाम है? पर्सी BC शेली। और ये जो एलजी थी वो लिखी थी पर्सी BC शेली ने जॉन किट्स की डेथ पर। जॉन किट्स के बारे में कहा जाता है कि ये अपने आधी उम्र में ही, इसने खुद ने लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसमें जॉन किट्स ने क्या किया, जॉन किट्स आधी उम्र में ही वो अंधा हो गया था। तो ये इसके बारे में है और इसकी जब डेथ हो गई तब लिखा गया था ये PB शेली के द्वारा। और इसका ये भी फेमस एलजी है, इसका नाम है एडोनिस। याद रखिएगा स्पेलिंग ADONAIS। PB शेली के द्वारा जॉन किट्स की याद में लिखी गई ये एलजी है। आइए जानते हैं कुछ और एलजीज के बारे में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एलजी के बारे में। इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स, ये लिखी थी WH ओडन ने। विस्टन ह्यूज ओडन, जैसा कि मैंने बताया उसका पूरा नाम है इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स। WB यीट्स एक फेमस ऐसे राइटर भी है, बहुत सारे इसने इंग्लिश वर्क है। तो WB यीट्स की डेथ जब हो गई तब WH ओडन ने ये एलजी लिखी इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स। नेक्स्ट आता है व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ये और दूसरी वाली ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये दोनों ही एलजी लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने। किसने लिखी थी? याद रखिएगा, वॉल्ट विटमैन। दोनों ही ये एलजीज लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने। और ये क्यों लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन, उसकी डेथ जब हो गई तब ये दोनों ही एलजी, दोनों ही अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई एलजीज हैं और ये लिखी थी वॉल्ट विटमैन ने। तो इस तरह से हमने इन एलजीज के बारे में जाना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एलजी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने बनाया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और आई होप कि मैं अपने जो काम है उसमें सक्सेस हो पाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए रहिएगा तैयार। रीड के से ही रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।